बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। रोमा, उम्मीद है तुम्हारी भी बिल्कुल तबीयत बेहतर होगी, इंजॉय कर रही हो। मैं आज क्योंकि आज फ्राइडे है, एक लॉन्ग वीकेंड इंतज़ार कर रहा है। आई होप कि मेरी छुट्टियां कैंसिल ना हो। तो फ्राइडे को तो मैं वैसे ही बड़ा खुश होती हूँ, रिलैक्स होती हूँ कि छुट्टियां जो हैं वो अब इंतज़ार कर रही हैं। ज़रा हरमीत की तरफ चले, हमारे साथी हरमीत। वो क्या प्लान कर रहा है, कहीं अपने गाँव तो नहीं जा रहा वो? हेलो हरमीत जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल प्लानिंग की तो बात वैसे है, अगर मैं कहूँ तो मैं सैटरडे को भी ऑफिस से आता हूँ और वैसे कुछ ना कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे जाना ज़रूरी होता है, तो सैटरडे या कोई जगह पे जाना पड़ता है, क्योंकि जाहिर बात है तो हम फिर जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के मामलात है उसको भी देखना पड़ता है, तो उधर भी जाना पड़ता है। छुट्टी बड़ी, संडे की छुट्टी हो जाती है मुश्किल से, बट बाकी रूटीन वैसी की वैसी रहती है। लेकिन रोमा इसलिए फ्रेश नज़र आ रही है कि भैया 3 दिन की 2 दिन की छुट्टी करनी है, हर हाल में करनी है। कभी कभी ये 2 दिन वाली छुट्टी मिलती है, हर दफ़ा नहीं मिलती। जैसे पिछली दफ़ा मेरा वीकली ऑफ जो था वो कैंसिल हो गया था ड्यू टू सम रीजंस, बट आई होप कि इस बार जो मेरी छुट्टी है वो इंटैक्ट रहे। सबसे पहले आज हम ज़रा रन डाउन शेयर क्यों देख लेते हैं, ज़रा रन डाउन क्या है। सबसे पहले जनाब होगा पब्लिक का डेली में हम आपके साथ मुख्तलिफ किस्म की ख़बरें शेयर करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आज हम एक बहुत अहम मौजू डिस्कस करने वाले हैं, इमोशनल इंस्टेबिलिटी। ये वो टर्म है जिससे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन आजकल के स्पेशली अगर यंग जनरेशन की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनली इनस्टेबल हैं। इसकी वजह क्या है? परवरिश के दौरान ऐसी कौन सी कोताहियाँ रह जाती हैं कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी का जो फैक्टर है वो यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा देखने को आ रहा है, और इसको ओवरकम करने का ऑब्वियसली तरीका क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, इस पर हम बात करेंगे। फिर वेंसडे को एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। रहीम यार ख़ान के एक इलाके भोंग में हिंदुओं के मंदिर पर हमला किया गया था, उसको नज़र आतिश किया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस बात का नोटिस लिया, और जो भी लोग इस घिनौने काम में मुलव्वस थे उनके ख़िलाफ़ फ़ौरी कार्रवाई का, उनको गिरफ़्तार करने का मुतालबा किया। इस पर लेटेस्ट अपडेट क्या है, इस पर हम बात करेंगे। भोंग से हमारे नुमाइंदे ग़ुलाम हसन हमें शो में ज्वाइन करेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, माइंड थेरेपी। ये भी एक बहुत डिफरेंट नौयत का ये टॉपिक है, माइंड थेरेपी, कि हम अपने माइंड की जो एबिलिटीज़ हैं उनको यूज़ करते हुए अपने बॉडीली फंक्शंस को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने जो इश्यूज़ हैं बॉडी के साथ उनको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में अल्लाह ताला ने नेचुरली बहुत ज़्यादा सलाहियतें दी हैं कि अगर हम उनको यूटिलाइज़ करें तो हम बहुत से बड़े बड़े काम कर सकते हैं। सो माइंड थेरेपी है क्या, इसको हम मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। जब शो में आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे कि यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का एक नया तूफ़ान आने को है। घी की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है, ऑयल की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है, चीनी की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। महंगाई को कंट्रोल किस तरह से किया जाए, महंगाई का ज़िम्मेदार कौन है, इस पर भी हम बात करेंगे। और आखिर में हम कश्मीर प्रीमियर लीग पर बात करेंगे, जिसकी रंगारंग तकरीबात का आगाज़ आज से हो रहा है। 17 अगस्त तक ये जो मैचेस है वो जारी रहेंगे। क्या एडवेंचर्स होंगे इस मैच में, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जनाब पब्लिक का डेली डोज, जिसमें हमारे पास सब खबर ये है कि केबीके में 14 साल से कम उम्र बच्चों की घरेलू मुलाजमत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हवाले से एक बिल था जिसको नाम दिया गया होम बेस्ड वर्कर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन बिल 2021, इसको कसरत राय से मंजूर किया गया। इस बिल के तहत जो भी बच्चा 14 साल से कम होगा वो मुलाजमत नहीं कर सकेगा, और जो भी इसको हायर करेगा उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अपार्ट फ्राम दिस फैक्टर, इसके अलावा भी अगर किसी ने किसी घर में नौकरी करनी है या कोई मुशक्क़त वाला काम करना है तो उसका प्रॉपर एक तरीक़ेकार होगा, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, उसकी डेली वेज जो है वो मुकर्रर की जाएगी, फिर डेली वेज अदा किस तरह से की जाएगी। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है रऊफ साहब जो केपी गवर्नमेंट ने लिया है। जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान में इस तरह का इनिशिएटिव होना चाहिए, क्योंकि हकीकत यही है कि अंडर एज बच्चे, यानी 12 साल 10 साल की उम्र के बच्चों को भी माएँ पकड़ के या बाप पकड़ के बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, उनको वर्कशॉप्स में, मोटरसाइकिलों की दुकानों पे, पंक्चर लगाने की जगहों पे, ये ईंटें को भट्टे बनाने वाली जगहों पे वो जाके छोड़ आते हैं, और वो बेचारे जो हैं वो अपनी जो छोटी उम्र है उसको भी इंजॉय नहीं कर पाते, स्कूल में भी नहीं जा पाते।
तो ऐसा इनिशिएटिव जो है ये पूरे सूबे में होना चाहिए, पूरे मुल्क में होना चाहिए। और वो सब बहुत अच्छी बात है। कवानीन हमारे यहाँ बहुत सारे बन जाते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद उसी तरह नहीं होता। और अगर मैं बात करूँ तो ऐसे दर्जनों केसेस हमारे पास रिपोर्ट होते हैं जिसमें हमारे मीडिया वाले यही पार्लियामान के ये अरकान जो है ये लोग बिल तो बनाते हैं लेकिन उमूमन हम देखते हैं कि नहीं, घरों में छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। तो ये चीज़ जो है प्रैक्टिकली फिर पर्सनल अपने आप से शुरू करनी होगी, शुरुआत अपने आप से करके ही तब्दील लाई जा सकती है। और ये जिस तरह बच्चों से मुशाकत इनसे जिस तरह ली जाती है जिस्मानी, और जिस तरह इनसे काम लिया जाता है, घरों में मुलाजिम छोटे छोटे रखे, जिस तरह टॉर्चर किया जाता है, तो कम से कम इस चीज़ का खुद भी ख्याल रखना होगा। और कानून बहुत सारे बने हुए हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी पर वक्त लगेगा। और बिल्कुल, और ये जो इनिशिएटिव केपी के गवर्नमेंट ने लिया है ये इनिशिएटिव बाकी तमाम सूबों में भी लिया जाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान का आखिरी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल की उम्मीद बन गया। हम बात कर रहे हैं अरशद नदीम की, जिन्होंने नेज़ाबाजी में एथलीट हैं और फाइनल में पहुंच चुके हैं। आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो मुकाबलों के फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इनका अगर ताल्लुक़ की बात की जाए तो मियाँ जन्नू के एक छोटे से गांव से ये ताल्लुक़ रखते हैं और टोटल इस बार 10 प्लेयर्स थे टोक्यो ओलंपिक्स में, जिनमें से 9 जो थे वो तो नाकाम हो गए। लेकिन ये उम्मीद की आखिरी किरण जो है वो अरशद नदीम बने हैं और इन्होंने फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया है। मेडल की उम्मीद बने हैं पाकिस्तान के लिए। हमारी दुआएँ हैं, हमारी बेस्ट विशेज़ इनके साथ हैं और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह करे कि ये पाकिस्तान का जो नाम है वो आगे बढ़ चढ़ कर रोशन करें। जी बिल्कुल, खासतौर पे इस लिहाज से कि फाइनल जो है वो बहुत टफ होने जा रहा है। उसमें ख़ास तौर पे अरशद का मुकाबला जो है वो इंडियन एक एथलीट के साथ होगा जिनका रिकॉर्ड वैसे देखा जाए तो इनसे ज़रा बेहतर है, लेकिन यह है कि फ़ाइनल में कुछ पता नहीं कि ये अपनी थ्रो कितनी ज़रा फेंकते हैं। अगर ये 87-88 तक फेंक पाए तो फिर डेफिनेटली मीटर तक यानी, तो हमें उम्मीद है कि ये। लेकिन रोज साहब बिल्कुल आपकी बात रोज थे, इस नौजवान को हम जितने अप्रिशिएट कर सकते हैं करना चाहिए क्योंकि नामुनासिब हालात के बावजूद इसने इतना कुछ अचीव किया, तो यकीनन सल्यूट करना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि ओलंपिक्स ये एथलीट है, जिस तरीके से ये गए हैं और जिस तरह इनकी ट्रेनिंग हुई है वो पूरे कौम को पता है। तो बड़े मुश्किल हालात से निकल के आगे जा रहे हैं, अल्लाह इनको कामयाबी दे। जी बिल्कुल, दुआ ही है हमारी हम सबकी। बिल्कुल, अभी हम अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की है। बीवी के गुस्से से एहतियात करनी चाहिए। हमने देखा है बहुत से मौके ऐसे आते हैं, कपल्स में लड़ाइयाँ हो जाती हैं और मियाँ बीवी के दरमियान नोक झोंक का ये सिलसिला मेरे ख्याल में थ्रू आउट देयर लाइफ जारी रहता है। लेकिन ये अजीब किस्म की लड़ाई है और इस कदर संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई और हम ये विजुअल्स में भी दिखा सकते हैं कि इस खातून को अपने शौहर पर इतना गुस्सा आया कि इसने अपने शौहर के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँ कि ये विजुअल्स दोबारा से रिपीट करें और ये देखें किस तरह से ये खातून जो है गुस्से में गाड़ी आगे लाई है और इसने पूरी कोशिश की है कि अपने खावन को अब इस गाड़ी के नीचे रोंद डाले। यानी गुस्से की ये इंतहा, उफ तौबा। ऐसे गुस्से से अल्लाह बचाए और ऐसे पार्टनर से भी अल्लाह बचाए। मैं वैसे हमारे प्रोड्यूसर साहब को कहूँगा ये मत दिखाएं, ये बीवियाँ हमारी जो है ना जितनी भी पाकिस्तान में, उनको भी शय मिलेगी और वो कहेंगी कि मैं भी अपने मियाँ को गुस्से में आऊँ तो मैं इस तरह का सलूक करूँ। मतलब ये है मतलब बहुत ही गुस्सा भाई इंतहा का। उसे गाड़ी की भी परवाह नहीं की, गाड़ी मारी भी है उसने सामने से कहीं, तो जाहिर है मियाँ को तो नीचे नहीं देख पाई, लेकिन उसने कोशिश पूरी की है कि किसी ना किसी तरीके से खावन को इस गाड़ी के नुकसान जरूर पहुंचाए। मतलब कितना गुस्सा शिद्दत क्या होगी। लेकिन जहाँ तक आप पाकिस्तान की बात करें, मेरे ख्याल में ये वाली चीज़ अभी इतनी कॉमन नहीं हुई पाकिस्तानी बीवियाँ, लेकिन बेलना या डोई वगैरह मार देती होती हैं, काम और करते हैं। कहा जाता है कि हर शरीफ आदमी अपनी बीवी से डरता है। वैसे आप बताएं, वाकई हर शरीफ बंदा अपनी बेगम से डरता है? बिल्कुल, और उसके बारे में आगे जुमला एक और भी है कि हर शरीफ आदमी अपनी बीवी से डरता है और जो नहीं डरता वो शरीफ आदमी नहीं होता। तो मतलब वो शरीफ आदमी नहीं होता। चलें अगली सर, डरना भी चाहिए। हाँ, ये ऐसी सूरत हाल में तो बहुत ज़रा खौफजदा रहना चाहिए। ये जो ये सूरत हाल है, गाड़ी चढ़ा दे ऊपर, मेरे ख्याल में तो ऐसी सूरत हाल, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए। लेकिन मामलात इस नहज तक पहुँचे इससे पहले ही आप एक अच्छे तरीके से, डिसेंट तरीके से एक दूसरे को गुड बाय कह दें। इतने ख़राब मामलात जो है ना वो नहीं होने चाहिए। ये एक्सट्रीम था। अब पता नहीं मियाँ ने क्या था। ये भी कितना बड़ा जुर्म कर दिया था उसने। उसकी बर्थडे भूल गया था, उसको तोहफा देना भूल गया था, कोई
14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे किसी और पे फूल नहीं दिया था, देते हुए पकड़ा गया, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, इतना गुस्सा जो दिखाई दे रहा है। चले खैर जो भी हुआ, अब उसका मामला, उसकी बीवी, उसका मामला, लेट्स सी। अच्छा, अगली स्टोरी की तरफ आते हैं जनाब। बलूचिस्तान हुकूमत ने गवादर शहर और बंदरगाह को सवात डैम से रोजाना 5 मिलियन गैलन पानी फराहम करने के लिए 67 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने के अमल का आगाज कर दिया है। पहले मरहले में ये काम मुकम्मल किया जाएगा क्योंकि गवादर और इसके गिरदोनवाह के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर पानी का जो बहरान है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। तो इसके लिए बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया है। 67 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है और ये कहा जा रहा है कि जो इसका नेक्स्ट फेज़ होगा उसमें जो घर होंगे उन तक भी पानी पहुँचाया जाएगा। तामीराती काम जो है वो 80% तक मुकम्मल हो चुका है और जैसे ही ये काम 100% मुकम्मल होगा तो इससे बलूचिस्तान के जो लोग हैं, गवादर के रहने वाले लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल होगा। ये अकोर डैम और शादी कोर डैम, ये 2 डैम्स हैं जहाँ से पानी यहाँ पे सप्लाई किया जाएगा। और हकीकत में गवादर के बारे में यही कहा जाता है कि यहाँ पे पानी, पीने के पानी की शदीद किल्लत है। आप देखो ना, वो जैसे वो कहते हैं कॉलेज के एक लाइन है, वाटर वाटर एवरीवेयर एंड नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। यानी अगर देखा जाए गवादर के चारों तरफ पानी पानी है, समंदर का पानी है, लेकिन पीने का पानी है, लेकिन बड़ा मुश्किल है। तो वो जो है नमकीन पानी, खारा पानी जिसको बोलते हैं, वो पानी है, उसकी भी ट्रीटमेंट प्लांट लग रहे हैं वहाँ पे लगा रहे हैं वो ट्रीटमेंट प्लांट के, उसको पानी को पीने के काबिल बनाया जा सके। तो अगर वो हो गया तो वो भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो हमने बात कर ली बलूचिस्तान हुकूमत के इनिशिएटिव की, जो कि बड़ा अच्छा है और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। अगली स्टोरी की तरफ आते हैं और वो पुलिस मुलाजिमीन से मुतल्लिक ख़बर है। पुलिस मुलाजिमीन के लिए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस जारी किए गए हैं जिसमें उनको ये पाबंद किया गया है कि वो सोशल मीडिया को अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सरकारी इस्तेमाल के लिए हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमने बहुत बार ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें ये जो पुलिस एहलकार है टिकटॉक वीडियोस बना रहे हैं, अपना ये जो यूनिफॉर्म होते हैं वो इन्होंने पहने होते हैं और अपने ऑफिस में खड़े होकर वीडियोस बना रहे होते हैं। ऑब्वियसली ये गलत चीज़ है क्योंकि एक इदारे की एक रिस्पेक्ट होती है। पुलिस भी एक ऐसे ये हमारे एहलकार हैं जिनकी एक इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है, तो फिर मेरे ख्याल में ये यूनिफॉर्म की बेहुरमती होती है। तो इन पंजाब पुलिस के एहलकारों को पाबंद किया गया है कि ये किसी भी किस्म के मतलब यूनिफॉर्म में किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट्स, किसी भी किस्म की तस्वीर जो हैं वो अपने सोशल मीडिया पर हरगिज़ शेयर नहीं कर सकते जिससे इनके इदारे की रिकग्निशन किसी को मिले। सो ये उनको पाबंद किया गया है। मेरे ठीक है, एक डेकोरम है वर्दी का, वो डेकोरम बरकरार रहना चाहिए। और मतलब आप अगर कोई बनाना ही चाहते हैं, आपको बहुत शौक है, आप अपने आम लिबास पहने। बिल्कुल, आदमी बेचारा थाने जाता है। जी हरमीत, मैंने कहा अल्लाह करे कि इनको और भी ख्याल आए कि जो आम आदमी थाने जाता है अपनी फरियाद लेकर, उसकी फरियाद ये सुने, ना कि ये कहें कि भैया आपका एक केस है तो इसके लड़ने के लिए इतने पैसे चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने खबरें आती हैं जब हम क्राइम को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, लेकिन ये अच्छे इनिशिएटिव है। दीगर पे कई सारों पे काम करना होगा। भी पुलिस डिपार्टमेंट में अगर देखें तो अंग्रेज़ों के ज़माने से कहाँ वही सिस्टम है, इस पर बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए, खासकर पंजाब पुलिस पे। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे जनाब। टेक्नोलॉजी का एक और शाहकार कैप्सूल ट्रेन। स्विट्ज़रलैंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने एक ऐसी तेज़ तरीन कैप्सूल ट्रेन जो है वो तैयार की है जो 280 किलोमीटर्स का सफ़र जो है 17 मिनट्स में तय कर सकती है। बहुत तेज़ी के साथ ये सफ़र जो है वो तय किया जाएगा। इसमें कैप्सूल नुमा डब्बे बने हैं जिसमें जो ट्रेवलर्स हैं वो बैठेंगे और सफ़र कर सकेंगे। कंपनी इस मंसूबे पर तेज़ी से काम कर रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जब ये मंसूबा पाया तकमील तक पहुंच जाएगा तो इससे यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में जो ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं वो बहुत हद तक जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और इस काम के लिए 130 फीट से ज़ायद रकबे को तैयार भी किया जा चुका है। 745 माइल्स पर आवर की स्पीड से ये गाड़ी चलेगी। इसका मतलब ये है कि आप 1 या सवा घंटे में या 1.5 घंटे में मैक्सिमम कराची पहुंच जाएंगे। जहाज से ज़्यादा तेज़ स्पीड है। हमीद, जहाज से ज़्यादा तेज़ स्पीड है। इस्लामाबाद से आप चलना चाहें कराची के लिए तो ज़्यादा 1.5 घंटा।
2 घंटे ऐसे का। ऐसे वैसे अभी तक ये इस जब तरह फासले कम होंगे तो काम भी ज्यादा होंगे और तेजी वही कौम तरक्की करती है। वो अक्सर हमारे खान साहब जब नहीं थे अपोजिशन में तो कहा करते थे सड़कों से तरक्की नहीं होती, लेकिन आज देखें तो अगर हाँ आप मैं अपने इलाके की बात करूं तो मुझे 12 घंटों में पहुंचना होता था मेरे गाँव, लेकिन आज मैं 2-2.5 घंटे में 3 घंटों में आराम से पहुंच जाता हूँ। तो जाहिर बात है बहुत सारा वक्त बच जाता है, कई सारे काम जो है आप निपटा के वापस भी आ जाते हैं। आप क्या कैप्सूल ट्रेन पे जाते हो? नहीं नहीं मैं हमारे काश के वो बनी होती, लेकिन हमारे पास जो सीपेक का ये रूट बना हुआ है ना बिल्कुल मेरे गांव से ही गुजरता है, तो अच्छा। उससे काफी फर्क पड़ा है। मतलब जितने भी आप देखें टनल बने हुए हैं जिसकी जरिए हमें बड़ी आसानी से हम पहुंच जाते हैं अपने थाकोट से फिर अपने एरिया। सो ये जो है काश के ये कैप्सूल ट्रेन यहाँ पे मुहैया होती। यहाँ पे जो शाहीन और इस किस्म की ट्रेन है, अल्लाह माफ कर उसके सफर का, उस पर भी काम करना होगा मैं, लेकिन काम बहुत सारा करना है पाकिस्तान बिल्कुल, में। लेकिन पाकिस्तान में भी किसी ना किसी नौयत का काम हो रहा है। बिल्कुल हम नॉर्दर्न एरियाज में जाएं, आज से कुछ सालों पहले की बात करें तो वहाँ पर जो रोड्स थे और बहुत ज़्यादा खस्ता हाली थी, लेकिन अब हम वहाँ पर जाएं तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, स्पेशली जब से कराकरम हाईवे बनी है और टनल्स डिफरेंट बनी है, लवारी टनल बनी है, तो जो आमदोरफ्त का जो सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका है। सो काम यहाँ पर भी हो रहा है। ऑब्वियसली कैप्सूल ट्रेन के लेवल का काम तो नहीं हो रहा, बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले वक्त में इस तरह के भी काम जो है वो हमारी हुकूमत की तरफ से किए जाएं। अगली स्टोरी की तरफ आते हैं और अगली स्टोरी ये है कि ऑनलाइन कारोबारी जो अफराद हैं, ऑनलाइन कारोबार करने वाले जो लोग हैं वो FBI के रडार पर आ गए हैं। पहले जो ऑनलाइन कारोबार लोग कर रहे थे वो टैक्स अदा नहीं करते थे, लेकिन अब FBI की जानिब से ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि 1 सितंबर से ऑनलाइन कारोबारी जो अफराद से मुंसलिक लोग हैं वो 2% टैक्स लाजमी अदा करेंगे, तभी वो अपना जो कारोबार है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हम इसमें एक चीज़ ये है कि फाइलर और नॉन फाइलर का भी फर्क है। अगर आप फाइलर हैं तो आपको 2% टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं, अगर आप नॉन फाइलर हैं फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप फाइलर हैं फिर आपको शायद नहीं देना पड़ेगा, फिर आप रेगुलर अपना टैक्स दायरा डिक्लेयर कर रहे हैं। तो बेहतर यही है कि फाइलर बने। पाकिस्तान में कल ही वज़ीर ख़जाना ने FBR के अफसरान को शाबाश भी दी है और इस बुनियाद के ऊपर कि रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई है पिछले महीने में, तो वो यही स्पीड वो चाहते हैं कि इसको ब्रॉड बेस किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स देने की तरफ आएँ। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। अगर हमारे लोग ईमानदारी से टैक्स देने लगे, हम बार बार कहते हैं अपने प्रोग्राम में भी, बिल्कुल ईमानदारी से अगर टैक्स देने आए तो ये जो कशकोल लिए हम फिरते हैं, ये कशकोल लेके फिरना हमारा जो है बंद हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आप बात कर रहे हैं। इसी सजेशन के साथ, इसी एडवाइस के साथ अभी हम एक ब्रेक पर जाएंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक हम मौजू हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए आपने देखते रहना है पब्लिक न्यूज़, हमारे साथ इंटैक्ट रहना है। हम इमोशनल इंस्टेबिलिटी पर बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। इसको कंट्रोल करने के क्या वेज हो सकते हैं, इसका सोल्यूशन आज हम इस शो में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक और अभी हम एक बहुत अहम मौजू को डिस्कस करने वाले हैं, वो है इमोशनल इंस्टेबिलिटी, इमोशनल इम्बैलेंस, जिसका शिकार हमारी आजकल की मेजॉरिटी जनरेशन के लोग हैं। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। कभी कभार चाइल्डहुड में ऐसी बहुत सी कमियां रह जाती हैं, परवरिश में ऐसे बहुत से मसाइल रह जाते हैं कि बच्चे जो हैं वो खुद को इमोशनली स्टेबल नहीं बना पाते आगे जाकर। फिर अगर हम यंगर जनरेशन की आजकल बात करें तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने जो टारगेट्स अचीव किए होते हैं अपनी पढ़ाई में, जब उन वो टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते तो वहाँ पर इमोशनल इम्बैलेंस का जो फैक्टर है वो जन्म लेता है। इसके अलावा फिर हर एक ने अपने एक टारगेट सेट किए होते हैं, जॉब का कोई ना कोई टारगेट सेट किया होता है। जब आप वो अचीव नहीं कर पाते तब भी आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब कोई भी बंदा किसी के साथ भी सब इमोशनली अटैच हो जाता है और वो आपका कोई कज़न, कोई फ्रेंड या कोई आपका पार्टनर हो सकता है, लेकिन आपको उस तरह से रिस्पॉन्स अगले बंदे से नहीं मिलता, तो तब मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो डिज़ास्टर है वो जन्म लेता है। इस इमोशनल इंस्टेबिलिटी की वजूहात क्या हैं, आज हम इस पर बात करेंगे और हर बंदे को इमोशनली स्टेबल अपने इमोशंस पर किस तरह से काबू रखना आना चाहिए, इसके लिए सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसके लिए ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद होंगे, लेकिन इस पर अगर आप कोई अपना कमेंट देना चाहें। जी, सबसे पहली बात यह है कि आप ये देखें कि अगर आपका बच्चा शुरू से ही कुछ जज्बातियत का शिकार है
या नर्वसनेस का शिकार है, तो इसका मतलब यह है कोई ना कोई कमी उसके अंदर ज़रूर मौजूद है। उसके कई इजहार हो सकते हैं। जैसे मुन्नू भाई एक दफ़ा कहते हैं कि उनके वालिद ने एक दफ़ा उनकी वालदा को थप्पड़ मारा ज़ोर से, कहा करते थे मुन्नू भाई, अब तो अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, तो वो कहते हैं कि उसका असर इतना हुआ कि उनकी ज़बान में लुकनत आ गई। पहले तो वो बोल नहीं सकते थे, काफ़ी अर्सा वो बोल नहीं सकते थे। अगर आपके बच्चे में कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, उसके लहजे में लुकनत आ गई है, वो बोल नहीं पा रहा, अगर वो इम्तहानों से डरने लगा है, एग्ज़ाम जिस वक्त आते हैं तो वो परेशान हो जाता है, अगर उसकी जज्बातियत आपके साथ इतनी है कि माँ घर से कहीं बाहर गई है या बाप गया है, तो वो घर में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा, तो ये तमाम वो अलामात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि बच्चा जज्बाती तौर पे कोई मसाइल का शिकार है। तो बेहतर तो यही है कि वो लोग जो अफोर्ड कर सकें वो फ़ौरन किसी साइकोलॉजिस्ट से, किसी साइकेट्रिस्ट से मदद लें, बिल्कुल, ताकि इसका मतलब यह है कि बच्चों की तरबियत ज़रूरी है। ज़रा थोड़े बच्चे जब होते हैं बड़े, हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं कि मैट्रिक के इम्तहान में फेल होने के डर से बच्चे ने खुदकुशी कर ली, बिल्कुल यहाँ तक नौबत पहुँच जाती है। हाँ। तो ये आप इस मकाम तक पहुंचने से पहले है ज़रूरी कि आप कोई ना कोई इलाज करें। बात करें, फिर एक जज्बाती एक ऐसा दौर होता है जिसमें आप दाखिल हो जाते हैं, फिर वहाँ पे आपको समझ नहीं होती, ना समझ इस चीज़ की होती कि जो इक़दाम मैं उठा रहा हूँ, या आपको अगर घर वाले समझाते हैं तब भी इस तरह चिड़चिड़ापन और इस तरह चीज़ें सामने आ जाती है। लेकिन इसको प्रॉपर, वही रोमन ने जिस तरह बात की कि एक स्टेज ऐसा आता है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, और ऐसे इक़दाम भी हम देखते हैं कि लोग उठा लेते हैं। मुझे याद है मेरे कई सारे ऐसे जानने वाले हैं कि जो घर में उनको काफ़ी, एक तो इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ वालिदैन इतने ज़्यादा ओवर हो जाते हैं कि जिसकी वजह से इतनी सख्ती ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो बच्चे उस किस्म का इक़दाम उठा लेते हैं। हमने देखा कि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनसे ये तवक्को लगाई जाती है कि भाई आपने डॉक्टर ही बनना है, अगर डॉक्टर नहीं बने तो आप पर घर के दरवाजे ही बंद। ये कौन सा लॉजिक है? हम देखते हैं कि कई बच्चे जो है ऐसे ही जाके वो खुदकुशी कर लेते हैं। फिर हम ऐसे भी देखते हैं कि कई बच्चों को बोला जाता है कि भी आपने फला फील्ड में जाना, और हालांकि बच्चे की ख्वाहिश है किसी और फील्ड में जाने की, तो उस पर भी जब दबाव डाला जाता है तो बड़ी मुश्किल से वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है और वो दबाव का शिकार होता है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जिस तरह होना ये चाहिए कि अपने बच्चों को उसी तरह टाइम देना चाहिए, उनको समझना चाहिए। जब अपने बच्चों को आप समझोगे, उनको टाइम दोगे, और खासकर टीचर जो है, टीचर की भी एक ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो भी अपने स्टूडेंट्स को देख सके, समझ सके कि स्टूडेंट आगे क्या करना चाहते हैं, क्या उनके जज्बात हैं, स्कूल के कौन से सब्जेक्ट में वो ज़्यादा वो दिलचस्पी ले रहे हैं। तो वालिदैन के साथ वो अगर इसी तरह कांटेक्ट रखें तो मेरे ख्याल में कई सारी चीज़ें, मसाइल जो उस पर हम उससे बच सकते हैं। हमारी जो सोसाइटी, हमारे जो बच्चे हैं वो बच सकते हैं। लेकिन साथ साथ एक और चीज़ जो सबसे बड़ी हम देखते हैं कि लोग इन मेंटल इश्यूज या ये डिप्रेशन के शिकार होते हैं, दीगर जो मसले मसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं कि अब आबादी बढ़ने की वजह से या सोशल मीडिया, दीगर ऐसी चीज़ें, और दूसरी बात बढ़ने की वजह से कई सारे लोग डिप्रेस रहते हैं। तो हमने कभी कोशिश नहीं की कि हम डॉक्टर के पास जाए, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाए, किसी दूसरे कंसल्टेंट के पास जाके कोई मशवरा लें, इससे भी हम शर्माते हैं। तो ये जो हेजिटेशन है ये भी हमने अपने आप से निकालनी होगी और प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ भी जाना होगा। बिल्कुल। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि मेरे ख्याल में अपने जो बच्चे हैं उनके चाइल्डहुड में उनको कभी किसी के सामने लेट डाउन नहीं करना चाहिए। अकेले में जो बात आपने समझानी है अपने बच्चे को वो अलहदा में समझाएं, और वो बहुत ज़रूरी है बाज़-औक़ात उनकी काउंसलिंग करना, उनको समझाना, लेकिन उनके कंपैरिजंस करना, उनको दूसरों के सामने ह्यूमिलिएट करना, डांटना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये भी इवेंचुअली इमोशनल इंस्टेबिलिटी की तरफ जाती हैं। इस वक्त हमें इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए शो में ज्वाइन कर रही हैं साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर शबाना नाज। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। आज हम एक बहुत अहम मौजू जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, जिसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी रीजंस हैं, लेकिन आपके ख्याल में बचपन में ऐसे माँ बाप की तरफ से क्या कोताहियाँ, क्या कमियाँ परवरिश के दौरान रह जाती हैं कि एक बच्चा जो है वो इमोशनली खुद को स्टेबल नहीं रख पाता, जैसे जैसे बड़ा होता है ये इमोशनल इंस्टेबिलिटी का फैक्टर जो है वो भी उसमें बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई करता जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसने हाईलाइट किया। एक्चुअली होता ये है कि हम लोग जब हमारी फिजिकल हेल्थ हमारे बच्चे की डिस्टर्ब होती है तो हम उसके ऊपर फौरन ही तवज्जो देना शुरू कर देते हैं। अगर उसके कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वो ज्यादा दुबला हो रहा है, आंख छोटी,
है ना, मतलब फिजिकल अपीयरेंस पे हम फौरन जो है वो उसकी वजह देते हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उसको कोई मेंटल इशू हो रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस तरफ हमारी तवज्जो बहुत देर में आती है, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर्स जो है वो बढ़ जाते हैं। अब अगर आप देखें, अक्सर हमें क्या होता है, अगर हम लाउडली बात कर रहे हैं तो लोग कहते हैं कि आप बच्चों की तरह ना चीखें, आप बच्चों की तरह ना भागें, अमूमन यही होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये नॉर्मल बच्चों की चीजें रिलेटेड होती हैं, बच्चों से भागना, दौड़ना, चीखना, लेकिन जब ये एक लिमिट से ज्यादा हो जाए, एक लिमिट से ज्यादा क्रॉस कर जाएं, तो इसका मतलब ये होता है कि अब हमें जो है असेसमेंट की जरूरत है, हमें प्रोफेशनल हेल्प की, नहीं तो कम से कम अपनी अटेंशन की जरूरत बहुत ज्यादा है। अच्छा, मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर ये है कि मेंटली जो बच्चों को डिस्टर्ब होते हैं उसमें सबसे कॉमन जो होता है वो ये है कि सब अपोजिशन बिहेवियर डिसऑर्डर। अपोजिशन बिहेवियर डिसऑर्डर ये होता है कि बच्चा हर चीज में आपका उलट करेगा। माँ बाप अगर आपसे ये कह रहे हैं कि आप खाना खा लो, वो खाना नहीं खाएगा। पेरेंट्स कहेंगे कि आप मतलब उलट बात करना, आप जो है पढ़ाई करो तो उस वक्त वो पढ़ेंगे नहीं, सोने के वक्त सोएंगे नहीं। ये उनका जो है अपोजिशन बिहेवियर होता है बच्चों में। यूजुअली ये बहुत ज्यादा बच्चों में होता है। उसकी रीजन ये होती है कि बहुत सारे सोशल इश्यूज होते हैं। एक तो सबसे बड़ा घर का माहौल, पेरेंट्स का आपस में लड़ना, ये भी बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। फादर का अब्यूज करना, माँ को अब्यूज करना, या माँ का बहुत ज्यादा गुस्से में रहना, इरिटेट होके बच्चों को मारना, फैमिली का बिहेवियर, यानी आपने फैमिली के साथ अपनी कोई लड़ाइयां हैं, कोई डिस्कशन आपने बच्चों के सामने उन लड़ाइयों की करनी, आपने नौकरों को मारपीट करनी, और अगर आपने किसी के साथ कोई रिवेंज लेना है या कोई आपके साथ झगड़ा हुआ तो आप उसे बच्चों के सामने डिस्कस कर रहे हैं। आप बच्चों के सामने ये शो कर रहे हैं कि अगर उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैंने उसको ऐसा कर दिया, उसको ऐसा सबक सिखाया। तो ये वो सारी चीजें हैं जो बच्चा जो है उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है। हम ये सोचते हैं कि बच्चा बहुत छोटा है, 5-6 साल की उम्र में बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है, तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं और बच्चा ये चीजें डाइजेस्ट कर रहा होता है और उसकी पर्सनैलिटी का ये हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, यहाँ पर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, जिस तरह से अभी तो हम स्पेसिफिकली बच्चों की बात करें, आपने भी बताया कि बच्चे क्यों इमोशनल इम्बैलेंस का शिकार होते हैं, लेकिन अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूं, इवन कभी कभी एट टाइम्स मैं खुद को भी बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक महसूस करती हूं। मुझे लगता है अगर मैं इमोशनली स्टेबल होती तो शायद मैं ये डिसीजन किसी स्ट्रॉन्ग तरीके से और तरीके से ले सकती। अब अगर हमने इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, बच्चों से हटकर अगर हम बड़ों की बात करें, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं अपने लाइफस्टाइल में, हम क्या चेंजिंग्स ला सकते हैं कि हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं? इमोशनल स्ट्रॉन्ग होने का कोई तरीका हमें बताएं। जी बिल्कुल, देखें इसमें सबसे अहम चीज होती है पीयर प्रेशर, जिसे हम कहते हैं। जो प्रेशर हमारे सराउंडिंग से लोगों का हम पे पड़ता है, उसका हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए हमें कि पेयर प्रेशर में पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। जो पॉजिटिव पेयर प्रेशर अगर आपके सराउंडिंग्स में है, आपने ऐसे दोस्त बनाने हैं जो कि आपके पॉजिटिव दोस्त हों, वो लोग जो कि आपकी किसी भी स्ट्रेस को, किसी भी काम को आपके अप्रिशिएट करें, और आप अगर कोई ऐसा टारगेट है जो आप नहीं अचीव कर सकते, वो आपको ये कहें कि आप ये कर सकते हैं। जो ऐसे लोग हों, आपके ऐसे दोस्त हों जो आपकी पर्सनालिटी का मजाक ना उड़ाएं। अगर कोई आपके अंदर कमी है तो आपकी उस कमी को जो है वो पॉजिटिव साइड पे लें और आपको इनकरेज करें। तो एक तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो आपका पीयर प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबाना साहिबा हमारे साथ शो में मौजूद थी, और उनका यही कहना है कि अपने आप को पॉजिटिव रखें, आपके इर्द गिर्द जो सर्कल है, सराउंडिंग्स हैं, उसमें पॉजिटिव लोग हों जो आपको, आपकी पर्सनालिटी को अप्रिशिएट करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम कर सकें। और इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाकर इमोशनली स्टेबल हो सकते हैं। ये बड़ा वसी टॉपिक है, इस पर हम मज़ीद भी किसी वक्त बात करेंगे, लेकिन अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाना है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक अहम मौजू पर मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। अफसोसनाक वाक़े पर बात करेंगे। वेडनेसडे की शब रहीम यार खान के इलाके भोंग में एक मंदिर पर हमला किया गया। मुश्तिल अफराद ने धावा बोला इस मस्जिद पर, इसको नजर आतिश किया गया, इसकी बेहुरमती की गई, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली और पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के अहदेदार रमेश कुमार साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद से इस वाक़े से मुतल्लिक नोटिस लेने का मुतालबा किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस वाक़े का
नोटिस लिया, आज इस पर समाअत भी हुई है सुप्रीम कोर्ट में और साथ ही साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया और जो मुल्ज़िमान हैं उनकी गिरफ्तारी का फौरी मुतालबा किया गया है। हमारे साथ इस वक्त रहीम यार खान भोंग से हमारे नुमाइंदे गुलाम हसन हमें ज्वाइन करें। गुलाम हसन, बताइएगा अब तक की क्या अपडेट है इस केस से मुतालिक? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी ये हुक्म दिया है कि जो मुल्ज़िमान हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। ये बताइएगा पुलिस किस कदर मुतहर्रिक है इस वाक़े को लेकर और अब तक क्या कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो वाक़या ये भोंग के 2 रोज कबल जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, जिसके बाद जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो नोटिस के बाद आज इस केस की समाअत भी थी। ताम इस वक्त जो भोंग शरीफ में मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं, पुलिस अफसरान की आमद का सिलसिला एक जारी है, जबकि भोंग शरीफ में मुतासरा मंदिर और उसके इलाके में जो है वो किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस और रेंजर की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है। मुतासरा मंदिर के बाहर इस वक्त रेंजर और पुलिस के मौजूद है, जहां पर वजीर आजम की हिदायत पर मंदिर की बहाली का जो काम है वो जारी है। जबकि इस मामले पर अभी अभी रोयत हिलाल कमेटी के सरबराह चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने भी जो है वो हिंदू बरादरी के रहनुमाओं और अमायदीन से मुलाकात की है, जाए वकुआ का दौरा किया है। इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इनका कहना था कि मंदरजा मंदिर पर जो हमला है ये काबिल मुजम्मत है, किसी को भी जो है वो मुल्क का अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। मुख्तलिफ खबरें सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रही हैं और उसमें ये बातें आ रही हैं कि जो हिंदू हैं, वहाँ की जो कम्युनिटी हिंदू बरादरी, वो वहाँ से मुंतकिल कहीं और जगहों पे जा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई? और ये बताइए कि क्या अब तक जो सूरत हाल है, क्या हिंदू बरादरी पुलिस और उसके बाद जो कार्रवाई उससे मुतमईन नजर आ रही है? देखिए कि सबसे इसमें जो बात ये है कि जो यहाँ तक जिसका इसमें सच्चाई का सवाल है हिंदू बरादरी के वहाँ से जाने का, तो कुछ लोग चूंकि इस हमले के बाद जो है खौफजदा हो गए थे और अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो वहाँ से माइग्रेट करके अपने अपने अजीज़ों अकारिब के हमरा वहाँ पर जो है उनके पास चले गए थे। जिसके बाद जो हिंदू मजहबी रहनुमाओं के साथ जब अफसरान और उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं या अब्दुल खबीर आज़ाद साहब जो वहाँ पर पहुंचे हैं, तो उन्होंने फौरी तौर पर इनको यकीन दहानी करवाई और उनको तसल्ली दी। जिसके बाद जो है वो हिंदू बरादरी जिसमें से तकरीबन 10% लोग जो माइग्रेट करके गए थे वो जो है वो वापस आना शुरू हो चुके हैं और वो जो है मुल्क के पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त जश्न आज़ादी उसमें भी तैयारियों में वो शिरकत करने के लिए यकीन दहानी उन्होंने करवाई है। गुलाम हसन, ये बताओ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज नोटिस लिया, आपने देख लिया होगा भी कार्रवाई में उन्होंने IG पंजाब को बुलाया हुआ था, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया हुआ था, उनकी सरजनिश की। उन्होंने बताया कि कमिश्नर रहीम यार खान अपने फ़राइज़ में गफलत बरतने के मुर्तकब हुए। उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ पुलिस अफसरान थे वो क्या कर रहे थे, क्या वो सोए हुए थे वहाँ पे जब ये वाक़या हुआ है? तो ये आप बताओ कि पुलिस अफसरान वाकई क्या कर रहे थे वहाँ पे? क्या उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की जिस वक्त ये हमला हुआ है? देखिए, बिल्कुल जिस वक्त ये हमला हुआ है उस वक्त जो सूरत हाल थी, उस जो एक नागहानी सी सूरत हाल थी, वहां पर जब पुलिस पहुंची है तो इसमें गफलत के जो मुर्तकिब है वो मुतलका जो है वो इलाके के SHO है, क्योंकि उन्होंने जो 15 पर मौसूल होने वाली संगीन सूरत हाल की जो कॉल थी उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर लाइट लिया और उसको बिल्कुल ही गैर मामूली समझ कर जो है वो उसको किया गया, जिस पर गफलत बरतने पर जो वो उसको भी मुअत्तल किया गया। और आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जो है वो चीफ सेक्रेटरी और IG जो पुलिस है, पंजाब पुलिस के जो सरबराह है, उनकी भी सरजनिश की गई है और उनको जो चीफ सेक्रेटरी को भी यही कहा गया कि जो आपकी इंतजामिया है उन्होंने गफलत बरती है और इसमें कोई दरेग नहीं है, कोई इसमें शक नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो है ये वाकया दिन के तकरीबन 12 बजे पेश आया था और जब इंतजामिया ने वहां पर जाकर कंट्रोल किया तो उस वक्त तकरीबन शाम के 5:30 बज चुके थे और जिसके बाद हालात कशीदा होने पर जो है वो इंतजामिया को रेंजर को मुदाखलत करनी पड़ी और उन्होंने जाके जो है गुलाम हसन, आपने बात की SHO के हवाले से, तो मैं समझता हूं कि जो सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही थी वो काफी टाइम से पहले चल रही थी, क्योंकि मोटरवे को ब्लॉक कर दिया, मुश्तइल हुजूम जो था वो मंदिर की तरफ वो हिंदू के खिलाफ जो नारेबाजी हो रही थी, तो ये सारा अमल जो है DPO या दीगर लोग जो है बड़े लोग फिर SHO पे ही छुरी का वार जो है उसी पे आ जाता है। लेकिन ये आप नहीं समझते कि गफलत जो है ऊपर से भी बढ़ती गई है? जो मेरी हिंदू कम्युनिटी से बात हुई उनका कहना है कि हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कॉल्स किए पर किसी ने उसी तरह रिस्पांस नहीं दिया। गुलाम हसन, हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर है, आपसे मुख्तसर सा जवाब चाहेंगे।
जी बिल्कुल, देखिए कि इस वक्त हिंदू कम्युनिटी की तरफ से चूंकि वो बरहम है इस मामले को लेके, तो उनकी तरफ से कोई भी जो बयान है वो उनका जाती है, क्योंकि जो हमने सूरत हाल देखी है और जो सूरत हाल देखने में आई थी, जब वो लोग मोटरवे पर गए हैं तो फौरी तौर पर पुलिस की बारी नफरी वहां पहुंची थी, लेकिन उन्होंने पुलिस को फौरी तौर पर पीछे से धकेल कर जो है वो लोग मंदिर की तरफ बढ़ गए और इस सूरत हाल पर जो है वो पुलिस मुकम्मल तौर पर काबू पाने में नाकाम हुई, जिसके बाद इंतजामिया को मुदाखलत करनी पड़ी और फौज को मुदाखलत करनी पड़ी और उसके बाद जो है वो सूरत हाल कशीदा हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन, हमें इस मामले की तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी हम मजीद भी इस मामले को तफसीलन डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक के बाद इस्लामाबाद से हमें अमजद भट्टी ज्वाइन करेंगे इस मौजू पर, और उनके पास क्या इस मामले से रेलेवेंट अपडेट्स हैं वो हासिल करेंगे। आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, अभी हम शो में एक बहुत अहम मौजू माइंड थेरेपी डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हमें शो में थेरेपिस्ट डॉक्टर इकरा रज़ा ज्वाइन कर चुकी हैं। लेकिन उससे पहले, ब्रेक पर जाने से पहले, हम एक और अहम मौजू पर बात कर रहे थे। रहीम यार खान में भोंग में जो वहाँ पर मंदिर पर हमला किया गया, जिसका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने नोटिस लिया। हमारे नुमाइंदे हमें रहीम यार खान से तफसीलन आगाह कर रहे थे। अभी हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे अमजद भट्टी मौजूद हैं और वो आज की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से मुतालिक हमें आगाह करेंगे। अमजद, बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट में जो आज कार्रवाई हुई है उसमें क्या क्या बातें ज़ेरे गौर आई हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स के हवाले से भी बताइएगा। हम जैसे राब्ता मेरे ख्याल में भी नहीं हो पा रहा, हम थोड़ी देर में कोशिश कर रहे हैं राब्ता हो जाए हमारा, तो इतनी देर में चलते हैं, मतलब मेरे ख्याल में इकरा से बात की तरफ करते हैं। चलते हैं। बिल्कुल ठीक। माइंड थेरेपी पर हम बात करना चाहेंगे। माइंड थेरेपी जो कि मुझे मोटी मोटी इसकी अगर मैं बात करूं, समझ आइए कि अपनी माइंड की एबिलिटीज़ को, टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को बेहतर बना सकते हो, अपने बॉडीली फंक्शंस को इन्हांस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ ला सकते हैं। लेकिन इसकी एक्चुअल डेफिनेशन तो ऑब्वियसली आप ही बताएंगी, और इसमें मतलब माइंड थेरेपीज़ में आगे कितनी ब्रांचेस हैं? क्योंकि मैं देख रही थी रात को, जब मुझे पता लगा आप आ रही हैं, तो मैंने देखा इसमें एक्यूपंक्चर, मेडिटेशन और बहुत सारी चीज़ें थी। ज़रा इसको आसान अल्फाज में लोगों के लिए बताएं। सो बेसिकली जैसे हमें लगता है कि लाइफ हमारे साथ हो रही है, कि ये जो भी हमारी लाइफ के अंदर इंसिडेंट्स हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, ये हमारे साथ हो रही हैं। बेसिकली इन माइंड साइंसेस हम कहते हैं कि ये हम रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, हम को क्रिएटर्स हैं अपनी रियलिटी के। तो हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है, चाहे वो फिजिकल इलनेसेस हैं, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप इश्यूज हैं, चाहे हमारी लाइफ के अंदर और कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, वो सब हम को क्रिएट कर रहे हैं अपने पैटर्न्स की वजह से, अपने माइंड की वजह से, अपने बिलीफ सिस्टम्स की वजह से, एक सोशल कंडीशनिंग की वजह से, जो हमारे इर्द गिर्द हालात हैं या जो चीज़ें हम देख रहे होते हैं, अपने माइंड को जो कमांड दे रहे होते हैं, उसकी वजह से हम उसको क्रिएट कर रहे होते हैं। ऐसा मतलब ये है कि माइंड को कंट्रोल करना आना चाहिए, माइंड और इमोशंस को, थॉट्स को कंट्रोल। अब ये तो हर इंसान के बस की बात नहीं होती, इसके लिए तो आपको बड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन करना चाहिए। ये चीज़ें एक आम आदमी किस तरह से कर सकता है? जैसे हम हॉलिस्टिक अप्रोचेस में कहते हैं, जो पहला स्टेप है टुवर्ड्स अ हेल्दी लिविंग, चाहे वो आप फिजिकल हेल्थ कह लो, चाहे वो इमोशनल हेल्थ कह लो, इट्स बीइंग माइंडफुल। अब माइंडफुलनेस क्या है? कि हमने प्रेजेंट के अंदर रहना है, कि हमारी प्रेजेंट में क्या हो रहा है। आधे लोग जो हैं, लाइक द क्लाइंट्स दैट आई सी, आधे लोग पास्ट में रहते हैं, कुछ लोग फ्यूचर में रहते हैं, तो प्रेजेंट में बड़े कम लोग रहते हैं। सो जितना ज़्यादा हम माइंडफुल होते हैं, जितना ज़्यादा हम अलाइन करते हैं अपने आज के साथ चीज़ों को, उतनी ज़्यादा हमारी चीज़ें हमारे लिए बेहतर होती जाती हैं। सो माइंडफुल होना इज़ द फर्स्ट स्टेप टू हैप्पी एंड अ बेटर लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। व्हाट एल्स इसके अलावा? हॉलिस्टिक अप्रोचेस में सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है, हम यूज़ करते हैं फ्लिप थेरेपी को। अब वो फ्लिप थेरेपी किस तरह होती है कि हम सब इंसान हैं, हम सब के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हम सब नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं। द मोमेंट आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए, बिकॉज ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि वो सिर्फ एक थॉट है, उसका और हमारे ऊपर कोई पावर नहीं है, क्योंकि वो रियलिटी नहीं है। सो जैसे ही आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आए, आप उसको फ्लिप कर दो पॉजिटिव के साथ, उसी साइड, उसी टाइम। वो कैसे करो? मतलब चूंकि मुश्किल काम है ना, आपको हालात जो हैं, फर्ज किया किसी आदमी के, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिनसे बातचीत भी होती रहती है, अभी कोरोना से इसको मिला लें, कोरोना के दिनों में लोगों के कारोबार बंद हो गए, काम बंद हो गया, अब वो कह रहे हैं कि काम पता नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा, ये कितनी देर करेंगे, तो उसको पॉजिटिव में कैसे तब्दील करें? सबसे इम्पॉर्टेंट कोरोना के दिनों में तो ये है कि हम सब जिंदा हैं,
ये सबसे बड़ा ग्रैटिट्यूड है। वो जिसको कहते हैं ना एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, के हमारे अंदर शुक्रगुजारी होनी चाहिए, हमें पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए कि सेहत बहाल है, बच्चे ठीक हैं, घर का माहौल ठीक है। और फाइनेंसेस ऑफ कोर्स कलेक्टिवली हर कोई फाइनेंशियल इश्यूज के साथ चल रहा है, बट कभी ये उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, जो एलिमेंट ऑफ होप है। द मोमेंट इंसान नाउमीदी में आता है तो फिर वो डिप्रेशन की तरफ और स्ट्रेस एंजाइटी की तरफ चला जाता है। तो होप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अपने माइंडसेट को ये रखना कि जैसे हम कहते हैं इन माइंड साइंसेस कि हर चीज़ के पीछे एक सबकॉन्शियस बेनिफिट है, और हमारी रिलीजियस ज़बान में उसको कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी, कि इसके पीछे अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलहत है। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, कि अगर आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा है कोरोना की वजह से, जस्ट बी होपफुल, बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, थिंग्स विल गेट बेटर। इस कभी भी वर्स्ट नहीं होता, हमेशा बेहतर ही होता है वर्स्ट के बाद। जी हरमीत से बात कर लें। जी हरमीत, अच्छा, मैं इकरा से पूछना चाह रहा हूँ कि इकरा, आपके मुताबिक कौन से ऐसे लोग हैं जिनको थेरेपी की ज़रूरत है, और ये पता कैसे चलेगा कि इस इंसान को माइंड थेरेपी की ज़रूरत है? वैसे अच्छा, हरमीत का सवाल ये है कि ये पता कैसे चलेगा कि किस इंसान को माइंड थेरेपी की ज़रूरत है? माइंड थेरेपी की ये मैं अक्सर इस सवाल का जवाब देती हूँ हरमीत। उसमें ये होता है कि आपको अगर इफ़ यू आर नॉट लिविंग अ फुलफिल्ड लाइफ, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि बस कोई कमी है, चाहे वो फाइनेंसेस में है, रिलेशनशिप में है, या आपकी सेहत में है, तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर अ थेरेपी, बिकॉज हर चीज़ आपके दिमाग से स्टार्ट होती है। जो आपका दिमाग जो भी चीज़ परसीव करता है, जो भी पैटर्न्स परसीव करता है, वो आपकी लाइफ की रियलिटी बनना शुरू हो जाती है। सो आपने सबसे पहले ये देखना आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसी है, क्या आपको सुकून की रात को नींद आ रही है आपके सर्कमस्टांसिस की वजह से। अगर नहीं आ रही तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप जाके एक एक्सटर्नल हेल्प लें और बात करें, और अपनी जो भी पैटर्न्स हैं उनको रीबूट करें, बेसिकली अनपैटर्न करें। अगर स्लीप बंदे की ठीक हो, क्योंकि अक्सर लोग जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं या जिनको मदद की ज़रूरत होती है, वो कहते हैं सुबह नहीं उठा जाता, सुबह लेजीनेस है, सुबह दिल चाहता लेटे ही रहें, बिस्तर से ना निकलें, तो वो भी कोई इसकी वजह है। और फिर उसका इलाज क्या, मतलब वो डिप्रेशन का पहला साइन ये है कि आपको नींद नहीं आती या आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है। ये दो जो साइंस हैं ये डिप्रेशन और एंजाइटी के साइंस हैं। बट जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं, डिप्रेशन इज़ अ क्लिनिकल डिसऑर्डर। हम लोग, मैंने जैसे लास्ट टाइम भी बात की थी कि डिप्रेशन का हम नाम इजीली ले लेते हैं, बट इट कैन बी एंजाइटी, अ नॉर्मल एंजाइटी एज वेल। कभी कभी लाइफ में कोई अप एंड डाउन हो रहा होता है, उसकी वजह से इंसान की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो इंसान को लगता है कि पता नहीं शायद मुझे डिप्रेशन हो गया है, बट इट्स एक्चुअली नॉट दैट। अगर आपकी एक हॉलिस्टिक अप्रोच है टुवर्ड्स योर लाइफ, कि अगर आप ध्यान रख रहे हैं, आप माइंडफुल हो रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करा रहे हैं, आप अपने खाने पीने की चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली बाय द एंड ऑफ द डे आप यू विल फील टायर्ड। अच्छा, इसमें खुराक का भी बहुत ज़्यादा अमल दखल है, मतलब आपके ख्याल में किस किस्म की खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए? देखो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये है कि हम अपनी बॉडी के वाइटामिन पूरे रखें, क्योंकि विटामिन डी जैसे ही बॉडी में लो होती है और विटामिन B12 लो होती है, हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी ड्रॉप कर जाती है। सो सनलाइट लेना और ऐसी चीज़ें खाना, जैसे ग्रीन्स खाने से आपकी इम्यूनिटी बहुत बेहतर होती है, वो कलवंजी खाने से बहुत बेहतर होती है इम्यूनिटी। अगर हम हॉलिस्टिक मेडिसिन अक्सर सुनते हैं कि अक्सर हम सुनते हैं कि माइंड थेरेपी के जरिए जो है वो वजन कम किया जा सकता है, वाकई ऐसा हो सकता है? और अगर हो सकता है तो ये कितना फायदेमंद है? अच्छा, हरमीत का सवाल ये है कि अक्सर ये सुनने में आता है कि माइंड थेरेपी के जरिए आप अपना वेट कम कर सकते हैं। इज इट सो, ऐसा पॉसिबल है? और ये कितना बेनिफिशियल होता है अगर हम माइंड थेरेपी के जरिए वजन अपना कम कर लें तो? एक्चुअली हम लोग जब बिंज ईटिंग करते हैं, जो ओवर ईटिंग करते हैं, वो भी हम अपने माइंड की वजह से करते हैं। हमारे माइंड में जब टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, तो हम अपने माइंड को कमांड देते हैं कि ज़्यादा खाना खा लो, इट विल सेटिस्फाई यू। सो माइंड थेरेपी से हम क्या करते हैं, थ्रू हिप्नोथेरेपी, हिप्नोसिस से हम आपके माइंड को रीप्रोग्राम कर देते हैं। सो अगर आपको मीठे की ज़्यादा तलब हो रही है, आप मीठा खाना छोड़ दोगे। अगर आपको किसी किस्म की भी ओवर ईटिंग जैसे लोग कर लेते हैं, बिंज ईटिंग करते हैं, तो वो हिप्नोथेरेपी से, सजेस्टिव थेरेपी से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। एंड आई हैव सीन लाइक ड्रास्टिक रिजल्ट्स वेट लॉस के लिए, स्पेशली माइंड थेरेपी को। जी, माइंड थेरेपी। अच्छा, ये माइंड थेरेपी में अब डिफरेंट टेक्निक्स हैं, इसमें मेडिटेशन भी है और भी बहुत, मतलब इस हवाले से भी बताएं, और फिर कौन सी टेक्निक ज़्यादा फ़ायदेमंद है? सो माइंड साइंसेस में अगर हम बात करें तो हिप्नोथेरेपी आती है,
मेडिटेशन आती है, माइंडफुलनेस आती है, फिर हम करते हैं ट्रांसपर्सनल रिग्रेशन थेरेपी जिसमें हम क्लाइंट की फैमिली हिस्ट्री के साथ काम करते हैं। सो आपके फैमिली जेनेटिक्स में क्या होता है, आपके पेरेंट्स को अगर कोई बीमारी थी या अगर आप कुछ कैरी कर रहे हो अपने कोई भी एंसेस्ट्रल ट्रॉमास कैरी कर रहे हो, उसमें वो आता है। देन उसमें कलर थेरेपी आती है, फिर उसमें हॉलिस्टिक ईटिंग आती है। इसकी बहुत सारा आयुर्वेदा भी उसका वन ऑफ द वो जो हर्बल मेडिसिन है वो भी उसकी अच्छा, वैसे इकरा, काफी वास्ट हम देखते हैं कि ऐसे लोग भी पाए जाते हैं माशरे में हमारे कि वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं, इस माशरे से मायूस हो जाते हैं, वो डिप्रेस रहते हैं। तो उनको फिर कैसे उस डिप्रेशन से आप लोग थेरेपी के जरिए उनसे उस मायूसी से निकालते हैं? क्या तरीकाकार अपनाया जाता है? डिप्रेशन इज वेरी कॉमन दीज डेज। का सवाल ये है कि मायूसी वाला जो फैक्टर है, माइंड थेरेपी के जरिए आप लोगों को किस तरह से इस मायूसी से बाहर लेकर आते हैं? आपको पता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब हम बात करते हैं मायूसी की, डिप्रेशन की, तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि जर्नलिंग करें, लिखना शुरू करें। वो कोई भी, हम सबके पास ज़िंदगी में वो चीज़ें हैं जिसके लिए वी आर थैंकफुल फॉर। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम सुबह बिस्तर से उठने लगें या उठ जाएं तो पहले अपने आप को 5 सेकंड दें, अपने आप को ग्राउंडिंग करें और उन चीज़ों के बारे में सोचें जो नेमतें हमारे पास हैं, ऑल द ब्लेसिंग्स दैट वी हैव। ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और रात को सोते हुए भी वो चीज़ें लिखें जिनके लिए हम थैंकफुल हैं। इट कैन बी ईटिंग अ गुड फूड, इट कैन बी आपकी सेहत, इट कैन बी आपकी औलाद, इट कैन बी एनीथिंग। जब हम लिखना शुरू करते हैं उन चीज़ों को जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे सबकॉन्शियस में जाती हैं, बिकॉज राइटिंग गोज डायरेक्टली इनटू योर सबकॉन्शियस और ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम रीबूट होता है। अच्छा, इसमें जो आपने जैसे बताया लिखना शुरू करें जी, तो बहुत से लोगों को कहते नहीं दिल करता लिखने को भी, कोशिश करते हैं अगर ऐसी स्टेट आ गई हो फिर तो उसके लिए बेस्ट है मेडिटेशन। मेडिटेशन की YouTube के ऊपर अगर आप देखें तो रिलैक्सेशन के लिए बहुत सारी म्यूज़िक है, गाइडेड मेडिटेशंस हैं। एंड इन दैट मैटर मैं तो अपने क्लाइंट्स को अक्सर कहती हूँ कि सूरह रहमान सुना करें, बिकॉज जब आप सूरह रहमान की तिलावत सुनते हैं तो वो आपकी बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं जो आपको काम डाउन करती हैं। कुरान की तिलावत वर्क्स लाइक वाइब्रेशन इन योर माइंड एंड बॉडी। तो जब सूरह रहमान की तो बहुत से लोगों ने बात की हुई है, वो तो हम जानते हैं कि जो कुरान है उसकी आयत, उनके लफ्ज़ ख़ास तौर पे में तो बड़ा एक मैजिकल उसका असर होता है, तो वो तो है ही। लेकिन इसके अलावा मतलब क्या कोई आप लोग तो मेडिसिन पे नहीं जाते? लेकिन नहीं जी, हम मेडिसिन पे नहीं जाते, हम हॉलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। हम वाइटामिन्स के ज़रिए जो हॉलिस्टिक मेडिकेशन टाइप होती है, जैसे वाइटामिन्स के ज़रिए इलाज करते हैं चीज़ों का, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो इंसोम्निया हो। इंसोम्निया के लिए हम कौन से वाइटामिन्स खा सकते हैं, डायबिटीज़ के लिए कौन से वाइटामिन्स अच्छे हैं, हम बॉडी को उसकी अपनी सलाहियत से ठीक करते हैं। ये बहुत आजकल जी सॉरी एक ये चीज़ होती है कि जब आप मेडिसिन लेते हैं ना तो उसका बड़ा क्विक रिजल्ट आता है, विद इन अ वीक आप खुद को बेहतर महसूस करने लग जाते हैं। ऑल्दो कि ये भी कहा जाता है कि जितने भी एंटाई डिप्रेसेंट्स होते हैं या इस तरह ये आपको बहुत ज़्यादा एडिक्ट भी बना लेते हैं, नहीं लेने चाहिए। लेकिन जब हम माइंड थेरेपी की तरफ आते हैं या इस तरह की मुख्तलिफ थेरेपी, तो इस पर कितना टाइम लगता है? मेरा नहीं ख्याल ये क्विकेस्ट वे है, ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर होगा। ऑफ कोर्स, तभी हम बात करते हैं पहले प्रिवेंशन की, कि सबसे पहले तो हमें अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना चाहिए कि हम वहाँ तक पहुँचे ही ना कि हमें मेडिकेशन लेनी पड़े। बट गॉड फॉरबिड अगर हम मेडिकेशन तक पहुँच गए हैं, सो डेफिनेटली अगर आपको डॉक्टर मेडिकेशन दे रहा है, सो देयर इज सम केमिकल इम्बैलेंस होता है ना हमारी बॉडी में या ब्रेन में, तब हमें डॉक्टर मेडिकेशन देता है। फिर हम क्या करते हैं, थ्रू थेरेपी आहिस्ता आहिस्ता करके डॉक्टर के साथ इस तरह होता है कि कॉम्प्लीमेंटिव होता है। इट्स नॉट कि मैं टोटली कहूँ कि नीचे आप अपनी डॉक्टर की दवाइयाँ छोड़ दें और हमारे से आके इलाज कराना शुरू कर दें, नहीं, इट गोज साइड बाय साइड। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे आपकी बॉडी, माइंड, सोल हील करती है, डॉक्टर आपकी दवाइयाँ टेपर ऑफ करना शुरू कर देता है। बट कुछ केसेस में दवाइयाँ इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक, ये वॉक के लिए निकले बाहर, वो लोग जो बंद कमरों में अपने आप को महदूद कर लेते हैं। अच्छा, फिर उसके साथ साथ एक और चीज़ भी मतलब आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, वो ये है कि बड़ा एग्रेसिव बिहेवियर जिन लोगों का होता है, अगर शुरू में ही लग जाए बचपन में, हम पहले भी बात कर रहे थे, आज एक साइकोलॉजिस्ट है, तो वो बचपन से ही एग्रेसिव बिहेवियर पता चल जाता है। जैसे नूर फातिमा केस में हमने, नूर मुकदम केस में हमने देखा है कि ज़ाहिर जो है उसका एक एग्रेसिव बिहेवियर है, तो उसके लिए क्या किया जाए, मतलब वो बच्चों को रोकने के लिए? ये आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल पूछा है एंड थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। एक्चुअली पता है आपको क्या है, हम जो एंगर को समझते नहीं है, गुस्सा है क्या? गुस्सा सिर्फ एक कोपिंग मैकेनिज्म है, गुस्सा सिर्फ एक ऊपर का एक लेयर है।
उस गुस्से के नीचे एक कमज़ोर बच्चा या एक कमज़ोर इंसान है जो अपनी कोई ना कोई डीप इमोशंस को छुपा रहा है। So, जब हम एंगर मैनेजमेंट या एंगर थेरेपी करते हैं उसके अंदर 99.9% केसेस में मैंने यही देखा है कि या वो जो गुस्सा जो वो दिखा रहे हैं कि जो जिन हम हैं या जो इंसान हम हैं उसके अंदर वल्नरेबिलिटी छुपी हुई है, उसके अंदर वो बच्चे छुपे हुए हैं जिनको उनके माँ बाप ने अनफॉर्चुनेटली इग्नोर किया है, या उनको अपना आप इतना कमज़ोर लगता है कि वो गुस्से के थ्रू उन्होंने उसको एक अपना कोपिंग मैकेनिज्म बना लिया है। तो गुस्सा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम छोटी उम्र में सबसे इम्पॉर्टेंटली अपने बच्चों की गलतियों पे पर्दा डालना बंद करें, उनसे कॉन्वर्सेशन करें रादर देन ब्लेम करने के। बच्चों से कॉन्वर्सेशन करनी ज़रूरी है। आजकल के माहौल में मैं देखती हूँ माँ बाप या तो इम्पोज करते हैं अपनी बातें अपनी औलाद पे, या फिर उनको बिल्कुल ही उनके हाल पे छोड़ देते हैं। अच्छा जिद्दी है, अच्छा बदतमीज़ है। जो बदतमीज़ बच्चे को तो छोड़ना बहुत आसान है कि अच्छा ठीक है ये तो है ही ऐसा। जो अच्छा होता है उसको सप्रेस करते हैं, जो थोड़ा सा टेढ़ा होता है उसको कहते हैं कि ये ऐसे। अच्छा वैसे इकरा, हम अगर आज देखें हमारी सोसाइटी में पहले चीज़ें नहीं थी, बाहर दुनिया में बहुत ज़्यादा पहले ही चीज़ें आई। वहाँ पे अकेले बैठना, मोबाइल में ज़्यादा बिजी होना, ये चीज़ें बाहर बहुत ज़्यादा। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये चीज़ें बढ़ रही है। जो गैदरिंग होती थी, जो महफिलें होती थी, वो अब नहीं रही हैं। तो क्या आप समझती हैं कि वो चीज़ दोबारा कम्युनिकेशन जो है एक दूसरे के साथ गैदरिंग कितना मुफीद होता है इंसान के लिए डिप्रेशन से निकलने के लिए? 200% कम्युनिकेशन की कमी की वजह से ये सारे हम जो भी हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको देख रहे हैं। चाहे वो पेरेंट्स की कम्युनिकेशन हो, चाहे वो सिबलिंग्स की कम्युनिकेशन हो, चाहे वो इन जनरल कम्युनिकेशन हो। आप देखें बच्चों के अंदर से या बड़ों के अंदर से कम्युनिकेशन स्किल्स खत्म होते जा रहे हैं ये इंटरनेट और फोन्स की वजह से। तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों से या बड़ों से बात करना कि प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उसके पीछे डीप रूटेड कॉज क्या है, उसके ऊपर कॉन्वर्सेशन करनी बहुत ज़रूरी है। कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इकरा ने बात कही, फुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना, इसके साथ अपने लाइफस्टाइल में डिफरेंट चीज़ें लाना, एक्सरसाइज करना, अच्छी खुराक का इस्तेमाल करना, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हर इंडिविजुअल के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर इकरा, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। नाज़रीन अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन देखने में आया है जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत गवर्नमेंट में आई है तब से महंगाई में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। आटा, चीनी, घी सबकी कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की अगर बात की जाए तो उसमें भी बारहा दफ़ा इजाफा किया गया है। और ऑब्वियसली जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो फिर हर चीज़ महंगी हो जाती है। यूटिलिटी स्टोर वो वाहिद जगह है जहां पर एक आम आदमी को कम नरखों पर चीज़ें मुयस्सर आती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स में भी जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतों में इजाफा किया चला जाता है। अब हाल ही में फिर इजाफा किया गया है। और अगर हम ऑयल की बात करें तो ऑयल की जो फ़ी लीटर कीमत है यानी पर लीटर उसमें 46 रुपीज़ अचानक से इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह 34 रुपीज़ पर केजी घी की कीमत में इजाफा किया गया है। इस महंगाई का जो ये तूफ़ान है ये आखिर थमेगा कैसे, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, इतनी महंगाई की वजह क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं PMLN के MPA राना अरशद साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर हम देख रहे हैं महंगाई का जो तूफ़ान है, हुकूमत की अगर बात की जाए तहरीक इंसाफ की तो इसमें तो आया है, लेकिन अगर हम पिछली हुकूमतों का भी जिक्र करें तो हर हुकूमत में ही महंगाई का तूफ़ान आता है और हर हुकूमत महंगाई के लिए पिछली हुकूमत को ब्लेम करती है। लेकिन ये जो मौजूदा महंगाई का तूफ़ान है और साथ ही साथ जो यूटिलिटी स्टोर्स पर एकदम से अशिया खुर्दोनोश की चीज़ों में इजाफा कर दिया गया है, कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, आपके नज़दीक इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके GTV का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमेशा कौमी इश्यूज पर बात करने का मौका देते हैं। मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूँ, आज महंगाई जो है ये इस हुकूमत की खुद पैदा की हुई माफिया की प्रोडक्शन है। जब मियां शबाशी साहब की गवर्नमेंट थी, मैं कैबिनेट मेंबर था, तो तमाम वुजरा और एडवाइजर की डिस्ट्रिक्ट वाइज ड्यूटीज लगती थी कि वो सुबह 6 बजे सब्ज मंडी से लेकर तमाम जो मार्केट से उनका विजिट करते थे और मार्केट में उनकी कीमत जो थी डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी मुकर्रर करती थी। लेकिन यहां आप देखें कि 2018 मई में
100 रुपए की 2 किलो चीनी मिलती थी, 50 या 51 रुपए किलो थी। आज यहाँ पर एक्शन लेने के बावजूद 120 रुपए की पहुंच चुकी है। और जो प्राइम मिनिस्टर ने जो जहांगीर तरीन पर एक्शन लिया, अली जफर सेंटर की कमेटी की रिपोर्ट ने अवेजा कर ली थी, नहीं हुई आज तक। फिर आप ये देखें कि जो रोटी 4 रुपए की थी, आज रोटी 12 से 15 रुपए की हो चुकी है, नान 20 रुपए का हो चुका है। और जो 35 रुपए किलो आटा था, आज वो 90 रुपए किलो हो चुका है। चक्की का आटा 105 रुपए किलो हो चुका है। जो यूटिलिटी स्टोर, जो एक गरीब आवाम का सहारा था, जो तकरीबन पिछले साल भी 60 अरब के करीब सब्सिडी दी गई है, और अब जो इन्होंने कल कुकिंग ऑयल 46 रुपये पर केजी और घी जो है वो 34 रुपए पर केजी बढ़ाया है। 2 हफ्ते पहले 90 रुपए इन्होंने घी और ऑयल बढ़ाया था। 150 रुपए इन्होंने आटे की कीमत 20 रुपए किलो का थैले की कीमत बढ़ाई थी। आप यकीन करें, यूटिलिटी स्टोर पर चीनी घटिया क्वालिटी की, दालें घटिया क्वालिटी की, और जो रेट है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। आप ये देखें कि जब 1.5 माह में 4 दफा पेट्रोल महंगा होता है और पेट्रोल अब 121 रुपए है, रूरल एरिया में यही पेट्रोल 130 रुपए का मिल रहा है, तो गरीब आदमी किधर चला जाए। अच्छा राणा साहब ये फरमाएं कि वो एक जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि अपने मुल्क के हालात तो हैं ही, लेकिन इंटरनेशनली फूड प्राइसेस बढ़ रही हैं और ऑयल जो है वो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो कहाँ मतलब 60-70 रुपए बैरल था, फिर वो आगे बढ़ता बढ़ता 80 रुपए बैरल पे शायद पहुंच गया हुआ है, और आगे वो कह रहे हैं कि उसने 90 रुपए पर बैरल पे डॉलर पर बैरल पे चले जाना है। जिस वक्त ये बैरल की कीमत इस तरह से बढ़ेगी तो ज़ाहिर है पेट्रोल महंगा होगा, उसको किस तरह से गवर्नमेंट कम करेगी? जी ओके, एग्रीड। मैं इस आपके पॉइंट में बड़ी अहमियत है, बड़ा वजन है। मैं अर्ज किए देता हूँ कि जब इन्होंने पिछले माह यकम को 5 रुपए 40 पैसे बढ़ाए, और उससे पहले जब इन्होंने 2 रुपए 3 पैसे बढ़ाए, जब 2 रुपए 3 पैसे बढ़ाए तो ऑयल की कीमत $76 फी बैरल थी। तब वो कम होके $74 फी बैरल होती है, तो ये 5 रुपए 40 पैसे बढ़ाते हैं। अब भी $75 पर बैरल इसकी कीमत है। लेकिन जो 6 माह मिनिस्टर ने बात की कि हम टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन लेवीज में 610 अरब रुपए ये इकट्ठे कर रहे हैं, तकरीबन 150 अरब का डाका उन्होंने मार दिया है। ये टैक्स बढ़ाकर मैं अर्ज करूंगा। बात आपने की, अगर मैं बात एक सेकंड हरमीत की बात है, जो शेख है वो आम आदमी के पहुंच से दूर है। लेकिन राना साहब एक चीज जो हम देखते हैं, जब यूटिलिटी स्टोर पे हम माजी में जब रिपोर्टिंग करते थे देखते थे, तो नवाज शरीफ साहब का जब दौर था, जाहिर बात है कि चीनी की मिल्स की मैं अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा जरदारी साहब और फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उन फैमिली की हैं, 2-3 से लेके जहांगीर तरीन, ये तो साइड में आ जाते हैं। तब भी चीनी गायब होती थी, आज भी वही सूरत हाल है। तो क्या आप लोग भी बेबस थे उस वक्त इन माफिया के खिलाफ, और आज ये जो तहरीक इंसाफ है ये भी बेबस है? क्या वजूहत है इसकी? आज मैं सुन रहा हूँ, कौम भी सुन रही है। जो मियाँ शबाजी साहब और में 10 साल में जो रमजान बाजार लगते थे, आप मुझे बता दें तो कोई लाइन में खवातीन या रोजे की हालत में इस तरह लाइनें लगती थी जिस तरह इस साल लगी है? 1 किलो चीनी दी गई और फिर शनाख्ती कार्ड लिया गया, और कोई 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का फासला तय करके आता था। और मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी बड़ा प्रेशर था। शुगर इंडस्ट्री, आपने इंटरनेशनल मार्केट की बात की, तो मैं अर्ज किए देता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ती हैं। जब पाकिस्तान 28 मई 1998 को मियां नवाज ने एटमी ताकत बनाया था, पूरी दुनिया की पाबंदियां लगी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत और कोशिश के साथ चीजों को टैकल किया था। यहाँ मैं आपकी खिदमत में करना चाहता हूँ कि जब जून 2020 में मई में जब पेट्रोल पूरी दुनिया में फ्री हो गया था, यहाँ 72 रुपए कीमत रखी गई, पूरा महीना गायब रहा पेट्रोल। और जब 26 जून 2020 को 26 रुपए पेट्रोल महंगा होता तो 1 घंटे में पेट्रोल आ गया था। फिर वो 10 माह के बाद मिनिस्टर को फारिग किया गया करप्शन में, नजीब बाबर को। इशू ये है कि आज चीनी
इनकी रिपोर्ट, शहजाद अकबर की रिपोर्ट कहती है कि 63 रुपीज जो है वो कास्ट आती है। ये कह रहे हैं अगर वो 63 रुपए उसकी कास्ट है तो उसको 75 तक मुकर्रर करें, 70 तक करें। ये 110, 120 तक क्यों पहुंच गई? ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। की जरूरत है। शुक्रिया राना अरशद साहब, आपने अपने मौके से आगाह किया। लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स वो जगह हैं जहां पर आम आदमी जाकर अपने ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो ला सकता है। यहाँ पर जो कीमतें हैं उनको कम करने की ज़रूरत है। हुकूमत को इस तरफ लाजमी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज से कश्मीर प्रीमियर लीग का आगाज़ हो रहा है और इवेंट की रंगारंग जो तकरीबात है उसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल है। 17 अगस्त तक ये मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे। इसके लिए इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी मदऊ किया गया है और भारत में इसने खासा रखना डालने की कोशिश की और प्लेयर्स को थ्रेट किया। फिर भारत जो था वो इंग्लिश बोर्ड के पास गया, अफ्रीकन बोर्ड के पास गया कि खिलाड़ियों को मना किया जाए कि इस जो लीग है इसमें पार्टिसिपेट ना करें, वरना मतलब मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियों का सामना में आने की मसाइल होंगे। आपको इंडिया का वीजा नहीं मिलेगा और कोई लीग नहीं खेल सकेंगे। इनफैक्ट बात असल में यह है कि IPL जो है वो बहुत महंगी लीग है और वहाँ से बहुत पैसे कमाते हैं ये लोग, इसलिए ये प्रोफेशनलिज्म भी भूल जाते हैं लोग जो है। मतलब हमने पीछे देखा है कि ऐसा भी हुआ है कि किसी मुल्क ने अपनी सीरीज छोड़ने को चल पड़े। बहरहाल इसमें क्या कुछ होने जा रहा है, कितना ग्लैमर है। चौधरी शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सर बड़ा ही शानदार आपकी ओपनिंग के लिए आप कर रहे हैं। 2500 कह रहे हैं LEDs लगाई जाएंगी, 22 हाई डेफिनेशन कैमरों से कवरेज होगी और क्या कुछ करने जा रहे हैं। ओपनिंग कैसी होगी? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद दूंगा और कश्मीर के तमाम लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि अल्लाह ताला ने की तवज्जो जो हमने ख्वाब देखा था आज हमने उसको सच कर दिखाया। 2500 नक्स के साथ हमने फ्लाइट लाइट्स इंस्टॉल कर दिया मुजफ्फराबाद ग्राउंड के अंदर और उसके साथ इंटरनेशनल एक मेला सजा दिया है। आज इसकी ओपनिंग है और पहला मैच है। 6 से 17 तक ये टूर्नामेंट जारी रहेगा। बिल्कुल सही है। ये बताइए कि टीमें सारी पहुंच गई हुई हैं, उनको कहाँ ठहराया हुआ है, उसके इंतजाम क्या हैं और लोग कितने पुरजोश हैं? लोगों की जहाँ तक बात है उसको मेरे पास साथ ही उनकी गर्म जोशी देकर वो हमारा भी खून गरमा देते हैं। और साथ साथ जहाँ अकोमोडेशन की बात करें तो पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल है जहाँ पे हमने डबल क्रिएट किया गया है, जहाँ के हमने बहुत ही जो एक्सपर्टीज जो हमारी टीम है उनकी निगरानी कर रही है। तो इंशाल्लाह जो हमारी SOP है उसको पूरा फॉलो किया जा रहा है। ठीक है शहजाद, इस हवाले से भी बताइएगा। कुछ रोज़ पहले भी हमने कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से अपने शो में बात की और जो हमारे साथ मेहमान मौजूद थे उनका ये बताना था कि इसकी जो ओपनिंग होगी वो बड़े डिफरेंट अंदाज में होगी। पैराग्लाइडर आएगा और बॉल लेकर आएगा, फिर उस बॉल की रूनुमाई होगी और प्लेयर्स जो हैं वो फिर उस बॉल के साथ गेम खेलेंगे। तो ये जो पैराग्लाइडिंग वाला जो सिलसिला है पैराग्लाइडर के आने का, क्या ये हर मैच के लिए होगा या सिर्फ पहले मैच के लिए होगा? इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए जी, मैंने पहले भी आपसे अर्ज की जो हमने बात की उसको अल्लाह ताला ने सच कर दिखाया और आज वो मेला सजने पर जा रहा है। 6 बजे आज मुजफ्फराबाद स्टेडियम सज चुका है। पाकिस्तान की सारी टीमें आ चुकी है। लोगों के अंदर पुरजोश पुरवलरा है जो उनका अंदाज है कश्मीरियों का, जिसका वेलकम करते हैं। इस सारे सिनेरियो के अंदर जो एक स्टेडियम के अंदर नीचे क्रिकेट की बात होने की तो वो पैराग्लाइडिंग की ये आज होने जा रही है। तो नीचे क्रिकेट खेली जाएगी और जो आप बॉल की बात कर रही हैं ये पैराग्लाइडिंग प्लेस इनासी से फ्लाई करेंगे और वो ड्रॉप करेंगे अंपायर्स को, उसके बाद मैच शुरू होगा यहाँ पे। ठीक जी हरमीत। हमने देखा कि स्टेडियम के पास जो पहाड़ी है वहाँ पे ऑफिस भी है, घर भी है। एक तो ये बताया कि सिक्योरिटी के क्या हालात है और दूसरी बात जो है लोग कितने एक्साइटेड हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी भी तो आ चुके हैं, 1-2 आ चुके हैं, दीगर पर तो पाबंदी लग चुकी है। तो कैसे वहाँ के मुकामी लोग कितने एक्साइटेड हैं और दूसरी बात ये कि मुकामी लोगों को कितने टीम में उनकी तादाद क्या है पर टीम में? अच्छा ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट का NCOC का, जिसे 25% हमें शायकीन की इजाजत भी दी है। तो लोगों को इसलिए शायकीन के अंदर वो पुरजोश है कि उनको मैच लाइव देखने का मौका भी मिलेगा। और उसके पैरेलल जो चीजें हैं इंटरनेशनल आप खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं और इसके अंदर जो हर स्क्वाड के अंदर 5 कश्मीरी प्लेयर्स है और 2 प्लेइंग 11 के अंदर मस्त खेल रहे हैं, जिसकी वजह से उन बच्चों को खेलने का, सीखने का और ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिलेगा। अच्छा ये फरमाइए कि
ये बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा होता है, अगस्त जो है कश्मीर में, तो उसके कोई इंतजामात हैं? मतलब अगर बारिश होती है तो फिर क्या मुतबादल डे उसके लिए रखा गया? नहीं, मुतबादल डे तो हमें रखा हुआ, डेफिनेटली जो इंटरनेशनल रूल्स है उसको हम फॉलो करेंगे, क्योंकि इसके अंदर से इस बात मुहर्रम भी है तो हम इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली जो टाइम स्पेशल 6 से 7 इसी के अंदर मैच होंगे। ठीक है, इजाज़त लें मेरे ख्याल में। बिल्कुल ठीक हो गया। 6 से 17 अगस्त तक जो मैचेस का सिलसिला है वो जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब, होने से तफसीलें आगाह कर रहे थे। रंगारंग तकरीबात होंगी और सबसे मज़े की मुझे ये चीज़ लग रही है, जो पैराग्लाइडर आएगा, बॉल लेकर आएगा और उस बॉल के साथ जो खिलाड़ी है वो खेलेंगे। फिर HD कैमरास का जो है वहाँ पर नफाज किया जा रहा है, ड्रोन कैमरों से उसकी पूरी कवरेज की जाएगी और 2500 के करीब LED फ्लेक्सेस हैं जो वहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो इसकी प्रोडक्शन है वो PSL के लेवल की होगी। तो ऑब्वियसली एवरीबडी इज एक्साइटेड, पाकिस्तानी एक्साइटेड है, कश्मीरी एक्साइटेड है और फिर जिस तरह से कश्मीरी प्लेयर्स को इसमें आगे आने का मौका मिल रहा है तो हम कश्मीर का टैलेंट भी जो है वो ऊपर आते हुए देखेंगे। 22 हाई डेफिनेशन कैमराज हैं, इसका मतलब तकरीबन हर एंगल से कैमरा लगा होगा। हाँ। और फिर ड्रोन कैमरे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि वो जो PSL के लेवल की कवरेज होगी वो इंशाल्लाह ताला वो लोगों को देखने में मज़ा आएगा। और टिकट थोड़े से मुझे लग रहे हैं ज़्यादा हैं, 750, 1500, 2000, 2500, ये टिकट थोड़े से ज्यादा है। टिकट थोड़ा सा कम होता तो 750 वाला चीज है। अगर हम वहाँ पे देखें तो बड़ा आसान है जो मुकामी लोग हैं उनके लिए देखना, क्योंकि अब बिल्कुल पहाड़ी है, इसके ऊपर ही घर और ऑफिस बने हैं और ये जो पैराग्लाइडर्स का जो बॉल लेके आएंगे तो ये पीर चांसी की एक पहाड़ी है, काफी दूर है लेकिन उसके मनाजिर बड़े खूबसूरत है। और जिस तरह आपने बात की कैमरे है तो मुख्तलिफ ड्रोन कैमरे से जब दिखाएंगे तो पूरा वो जो मुज़फ़्फ़रात की खूबसूरती है वो भी लोग देखेंगे। और वैसे वहाँ पे बारिश, कल बारिश भी हल्की फुल्की हुई है तो मौसम भी कमाल का है। सो मेरे ख्याल में कमाल का होगा ये इवेंट। हम भी बड़े बेसब्री से, बेचैनी से इंतजार में। हाँ, लेकिन दुआ यही है कि ज्यादा बारिश ना हो। ज्यादा बारिश हो तो वो फिर वो वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान वाले मैचेस वाला हाल होगा। ज्यादा बारिश हो तो ज्यादा पानी आता है। अच्छा, लेकिन हरमीत एक बात है, इसका कामयाबी से इनकाद अगर एक लिहाज से देखा जाए तो भारत के लिए बड़ा एक आपको हजीमत का लम्हा होगा, क्योंकि उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये ना हो पाए। सबसे बड़ी टेंशन इसलिए हो रही है कि एक कश्मीर में क्या हालात है जिसको पूरा बहुत बड़ा जेल वो बन चुकी है, लेकिन इस कश्मीर में क्या हालात है सबसे बड़ी टेंशन है कि दुनिया देखेगी तो आज़ाद कश्मीर के ये हालात हैं, वहाँ के लोग, मुकामी लोग किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मिर्चें जो लगी हैं यहाँ पे लगी हैं और हम देखते हैं कि आमिर सुहैल ने बड़ी अच्छी बात की कि आपने हर जगह पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे किया, आपने कहा यहाँ पे मैच नहीं खेलना, इधर नहीं खेलने की। जब वर्ल्ड कप आता है तो वहां पे आप खेलने के लिए आ जाते हैं क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन बहरहाल हमारी कोशिश है कि इवेंट को जितना कामयाबी से हमारी जो मैनेजमेंट है वो कर पाती है, तो जाहिर बात है दबाव उनकी तरफ से इंटरनेशनल खिलाड़ियों पर तो है, लेकिन कुछ खिलाड़ी उनके खिलाफ जो है ट्वीट के जरिए, अपने वीडियोस के जरिए आ चुके हैं। जो एक चेहरा है उनका, ये पॉलिटिक्स और रिलीजन, उन चीजों को इन्वॉल्व करना, मैं समझता हूँ गेम में कभी चीजें नहीं होनी चाहिए। खेल खेल होता है और खेल को उसी तरह खेलना चाहिए बाजी। हाँ बिल्कुल ठीक है। हम जैसे बात कर रहे हैं, भारत के लिए बड़ी हजीमत का लम्हा है कि जिस वक्त उनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये टूर्नामेंट होने जा रहा है। 17 अगस्त को इसका बड़ा ज़बरदस्त तरीके पे फाइनल भी होगा और फिर हम कई पाकिस्तान के बड़े स्टार्स इसमें देख रहे हैं। मोहम्मद हफीज़ मुजफ्फराबाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शाहिद आफरीदी वहाँ पे हैं, शुएब मलिक की मैं तस्वीरें देख रहा था वो मौजूद हैं। तो बड़ा कमाल का टूर्नामेंट होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि जितने भी मसाइल थे, जितने भी चैलेंजेस आए, उनको पसे पर्दा डालकर मैनेजमेंट ने स्टैंड लिया और अच्छे तरीके से अब आज इस इवेंट का आगाज़ हो जाएगा और बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसकी इफ्तिताही तकरीब भी होगी। फाइनल इसका 17 अगस्त को होगा। शो को वाइंड अप करें इसके साथ मेरे ख्याल में। इसी के साथ ही नाज़रीन, आज का शो अपने एक पहुंचा। वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड, इसको अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। लाहौर का मौसम वैसे ही कल रात भी बारिश होती रही है तो लाहौर का मौसम भी सुहाना है, मौसम को भी एंजॉय कीजिएगा। होपफुली आने वाले दिनों में भी मौसम जो है वो अच्छा ही रहे और बारिश जो है वो रहमत बने। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को। हमें दीजिए इजाज़त।